नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दो राज्यों में हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की। दोनों राज्यों में मामले भ्रष्टाचार के हैं, दोनों राज्यों में पॉलिटिकल मामले थे और एक राज्य में ऑनरेबल जस्टिस वेंकटेश यानी कि जो जज साहब हैं हाई कोर्ट के, वो एक्शन ले रहे थे। ही वॉज इन एक्शन, वो एक्शन में थे और उनके एक्शन की वजह से तमिलनाडु के अंदर डीएमके पार्टी के कुछ नेताओं ने सार्वजनिक बयान दिया और सार्वजनिक बयान ये दिया कि हाई कोर्ट एक गलत इंटेंशन से काम कर रहा है और उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। इस मामले को लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल अपील कंटेम्प्ट के लिए एक इनिशिएशन भी किया था और ये कहा था कि मिस्टर भारती जो कि डीएमके पार्टी के नेता हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कुछ गलत कहा है और हाई कोर्ट के लिए कंटेम्प्ट किया। ये मामला हाई कोर्ट में था ही कि आरएस भारती जो कि डीएमके के फॉर्मर एमपी भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, उन्होंने ऑनरेबल जस्टिस आनंद वेंकटेश जिन्होंने पॉलिटिकल खेलों में जिन पॉलिटिशियंस के एमपी एमएलएस के पॉलिटिशियंस के पुराने करप्शन के केसेस को अपने आप स्यू मोटो रिवीजन में ले लिया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के एमपी भी थे और उसमें या लीडर्स थे और उसमें डीएमके पार्टी के ज़्यादा लोग थे। यानी कि वो कोई डिसीजन किसी पार्टी के दबाव में नहीं लिया होगा, उसमें चूंकि बीजेपी वालों के खिलाफ भी लिया गया है, इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि पॉलिटिकल पार्टी उसमें कोई गड़बड़ कर रही है। लेकिन ऑनरेबल जस्टिस वेंकटेश के विषय में हम सब जानते हैं कि उनके बहुत अच्छे डिसीजंस आते हैं, मंदिरों को लेकर उनके बहुत अच्छे डिसीजंस आए हैं, तमिलनाडु के मंदिरों को सेव करना। ऐसे ही मामले में उनके पास जो पावर थी, उस पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उसमें जो लैंड लॉस के मामले थे, माइंस मिनरल्स के मामले थे और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग के मामले थे, मिसलिनियस, मतलब बहुत सारे जो उनके पास पोर्टफोलियो था, जिन मामलों को वो देख रहे थे, उन मामलों में उन्होंने स्यू मोटो एक्शन लेना शुरू कर दिया था, उनकी फाइलें दोबारा खोल दी थी। अब मुझे लगता है कि अगर किसी पॉलिटिशियन की फाइल दोबारा खोल दी जाए, उसको नए सिरे से उस पर जांच बिठाई जाए या उनको सुनवाई करी जाए, तो इसमें किसी पॉलिटिशियन को समस्या नहीं होनी चाहिए थी। समस्या इसलिए नहीं होनी चाहिए थी कि भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पहले से ऑलरेडी वो लोग काम पर हैं और ऑलरेडी वो जो 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 उनके खिलाफ आरोप लगे थे, उन आरोपों से वो बरी हो चुके हैं। अब दोबारा खोल ले, तिबारा खोल ले, चौबारा खोल ले, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन डीएमके पार्टी के लीडर्स ने, जैसे आरएस भारती की बात हम कर रहे हैं, वहाँ एक्स एमपी ने स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए, पब्लिक में स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए। नतीजा जो ये इत्तेफाक भी हो सकता है, ये कुछ और भी हो सकता है। तो मद्रास हाई कोर्ट की मद्रास बेंच के अंदर काम कर रहे ऑनरेबल जस्टिस वेंकटेश का ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब वो एक मदुरई बेंच में चले गए हैं और उनका इस प्रकार का पोर्टफोलियो भी चेंज कर दिया गया है, जिन मामलों को वो सुनते थे। यानी कि वहाँ बैठकर भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हाई कोर्ट की डिफरेंट ब्रांचेस में पार्टिसिपेशन भले ही होता है, डिवीज़न भले ही होता है, लेकिन पीआईएल तो किसी भी कोर्ट में फाइल की जा सकती है और करी जाती है। क्योंकि वो सार्वजनिक महत्व के मामले हैं, इसलिए वो अगर मदुरई कोर्ट में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी एमपी एमएलएस के मामलों को सुना जा सकता है, उनके मामलों को रीओपन किया जा सकता है। उन्होंने जो सरकारी संपत्तियां जब्त की थीं या सरकारी संपत्तियों पर काबिज हो गए थे, उनको दोबारा खोला जा सकता है। करप्शन के मामलों में जो उनके खिलाफ केसेस थे, उनको खोला जा सकता है। ये हो सकता है। इसलिए उनका ये कहना कि इसलिए उनका हो गया, ये कहना मुझे ठीक नहीं लगता। लेकिन हाँ, उनका पोर्टफोलियो वहाँ पर चेंज होकर कुछ दूसरे विषय उनको दे दिए गए हैं। आप सोच कर देखिए, इस मामले में जब हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल हुई थी और ये कहा गया था कि आरएस भारती इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं और आरएस भारती के ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है और ये कोर्ट का कंटेम्प्ट किया जा रहा है, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है कि वो कोर्ट के खिलाफ ऐसा बोलना भी उचित नहीं है। तो उसी मामले में, ऐसे ही कुछ मामलों में सरकार ने, यानी कि राज्य सरकार, डीएमके की सरकार है, हम सब जानते हैं, स्टालिन की सरकार है, उदयनिधि स्टालिन, जो कि हम सब ये भी जान रहे हैं कि वो सनातन को लेकर क्या क्या स्टेटमेंट देते हैं। और ये ऑनरेबल जस्टिस वेंकटेश की खास बात ये है कि मंदिरों के प्रोटेक्शन को लेकर इनके बहुत सारे ऑर्डर आए।
बहुत सारे मतलब कोई ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर आए, बहुत सारे प्रोटेक्शन की बात कही गई है। इन मंदिरों के अंदर संस्कृत की चैंटिंग, तमिल की चैंटिंग या उसमें जो उसका ओरिजिनल कल्चर है, उसके फंड को लेकर है, उसकी ज़मीन को लेकर है। हमको सबको याद होगा कि पीछे इसी तरह का हाईकोर्ट का एक और ऑर्डर आया था जिसमें 41,000 एकड़ स्क्वायर एकड़ ज़मीन गायब हो गई थी। उसके विषय में भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि भैया आखिर ज़मीन कहाँ चलेगी मंदिरों की। वहाँ जो रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट है जिसके तहत मंदिर का संरक्षण राज्य सरकार करती है, उन मंदिरों की ज़मीनों पर, उनके प्रोटेक्शन पर, उनके अपॉइंटमेंट पर, इस पर बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट वहाँ करता है और ऑनरेबल जस्टिस वेंकटेश का अक्सर नाम आ ही जाता है। तो फिर ये आप सोच लीजिए, जो सनातन, बेसिक सनातन का विरोध कर रहा हो उसका विरोध करना स्वाभाविक है, जैसे वेंकटेश का विरोध करेंगे। सवाल यहाँ पर यह आया कि सरकार ने इस तरह के केसेस के स्यू मोटो एक्शन के लिए हाई कोर्ट में जो कहा और हाई कोर्ट में इस तरह के केसेस बंद करने की जो गुहार लगाई, उसकी गुहार में जो खास बात थी वो ये थी कि हाई कोर्ट ने खुद उस मामले में कहा था कि कमाल की बात है, सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पर कब्जा है, सरकारी ज़मीन के केसेस थे तो सरकार उसकी बेनिफिशियरी हो गई। अगर ये केसेस रीओपन होते हैं और ये पाया जाता है कि गलत तरीके से ये ज़मीनें पॉलिटिशियंस को दी गई या पॉलिटिशियन के कब्जे में हैं और सरकार उसमें पार्टी है, तो आप सोचकर देखिए कि सरकार इसमें बेनिफिशियरी होती है अगर ये ज़मीनें खाली होती हैं। तो हाई कोर्ट ने भी उसमें एक हास्यास्पद साइन दिया था और उन्होंने कहा था, हास्यास्पद मतलब उन्होंने एक साइन दिया था और ये कहा था कि भाई कमाल की बात है कि आप ही बेनिफिशियरी हैं और आप ही इन केसेस को ये चाहते हैं कि इन पर कोई एक्शन ना हो। इतना तक सिचुएशन पहुंच चुकी थी। अभी ऑनरेबल जस्टिस वेंकटेश और कई एक जजेस जो उस तरह के केसेस देखते थे उनके ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। ये इत्तेफाक भी हो सकता है, रूटीन का ट्रांसफ़र भी हो सकता है और इसके पीछे लोगों का मंशा भी है। लोग क्वेश्चन मार्क भी खड़े कर रहे हैं क्योंकि घटनाएं उस तरह की हुई, जिन घटनाओं की, जिन परिस्थितियों में ये ट्रांसफ़र हुए, जिन परिस्थितियों में वो मद्रास हाई कोर्ट से मदुरई कोर्ट गए हैं, उन परिस्थितियों की वजह से शंका मस्तिष्क में लोगों के आना स्वाभाविक थी, सनातनियों के मन में आना स्वाभाविक थी। और डीएमके का जो रोल रहा है, जो सनातन पर स्टेटमेंट आ रहा है, इन सब को जोड़कर देखने के बाद ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो हो सकता है ये किसी को नहीं मालूम। और ये हाई कोर्ट का अधिकार है, कोर्ट्स का अधिकार है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग अपने हिसाब से करते हैं। वो पोर्टफोलियो भी अलग अलग तरीके, पोर्टफोलियो से मतलब वो अलग अलग तरह के केसेस भी रोस्टर तय करते हैं। ये सब वहाँ चलता है, ये होता है, ये अधिकारों का मामला है। लेकिन जो मैंने कहा कि परिस्थिति की बात है, इस परिस्थिति में हुआ, उन परिस्थितियों की वजह से लोगों के मन में प्रश्न उठता है। हकीकत क्या है ये तो वही जानते होंगे जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। दूसरी बात आई जो कोलकाता हाई कोर्ट की है और कमाल मतलब आप सोचिए कि किस लेवल तक सेटिंगें होती हैं। अभिषेक बनर्जी के मामले में हम जानते हैं ममता बनर्जी के भतीजे हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी उनके उत्तराधिकारी हैं। हाई कोर्ट में स्कूल जॉब फॉर कैश के मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एसआईटी बैठी हुई है। हाई कोर्ट ने ईडी को वो मामला दे रखा है। केस का नाम था सोमन नंदी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस मामले में हाई कोर्ट के पास जब मामला गया तो ऑनरेबल जस्टिस सिंगल जज ऑनरेबल जस्टिस अमृता सिन्हा के पास मामला था। उन्होंने ईडी के अधिकारी को, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनको बुला लिया। बुलाने के बाद जो उसकी रिपोर्ट मांगी कि भाई कहाँ चल रहा है, किस स्टेटस पर है, क्या हो रहा है। तो जो जांच अधिकारी हैं वो जांच अधिकारी साहब कोई जवाब ही नहीं दे पाए। आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही इसकी सुनवाई जिस समय चल रही थी, उस समय ईडी के अधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्रा को बुलाकर पूछा था कि आपके पास ईडी ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है इस मामले में स्कूल जॉब्स फॉर कैश, जिसमें बहुत सारे पैसे भी पकड़े गए हैं मंत्रियों के पास, उस मामले में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो आपने किया है उनका बैंक अकाउंट ही नहीं खुला। ऐसा कैसे हो सकता है कि अभिषेक बनर्जी जो कि मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो भी है, वो पॉलिटिशियन भी हैं, वो जो हैं वो
रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और रिप्रेजेंटेटिव का कोई भी अकाउंट ना हो, सैलरियाँ कहाँ जाती हैं, पैसा कैसे ट्रांजैक्ट होता है, जो जो उनको सरकार से सैलरी मिलती है बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव, वो कैसे मिलता है, आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कमाल की बात है। उनकी आपने जो कोर्ट में लगाया है उनकी 3 इंश्योरेंस पॉलिसी, इन 3 इंश्योरेंस पॉलिसी के अलावा अभिषेक बनर्जी के पास कुछ है नहीं। कोर्ट ने गहरा इनके ऊपर अफसोस जताते हुए कहा कि भैया मिश्रा जी, ऐसा कैसे हो सकता है, आप ईडी के अधिकारी हैं और आप अभी तक जो जांच हुई है उस जांच में अकाउंट नंबर नहीं पा पाए कि अभिषेक बनर्जी के अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शन हुए, आपके पास अकाउंट नंबर ही नहीं है। तो ऐसा सुनवाई जब चल रही थी तो उसी समय जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ईडी के रिप्रेजेंटेटिव हैं कोर्ट में, उन्होंने कहा साहब ये जो मिथिलेश मिश्रा जी हैं ये थोड़ा घबरा गए थे, कोर्ट के सामने बात नहीं कर सकते थे, इसलिए ये जवाब नहीं दे पा रहे थे और ये जो है वो कॉन्फिडेंस इनका लूज हो गया था। हाई कोर्ट ने सुनवाई करते समय उसी समय कहा जिसके पास कॉन्फिडेंस ना हो वो इतने ह्यूज मैटर के मामले को सुन सकता है क्या, इतने ज़्यादा कठिन केस को सुन सकता है क्या। ये होंगे डिप्टी डायरेक्टर, होंगे असिस्टेंट डायरेक्टर, जो भी इनके पास कुछ, लेकिन क्या जिस व्यक्ति के पास कॉन्फिडेंस ही ना हो, जो अभिषेक बनर्जी, जो मेरे सामने नहीं बोल सकता जब हमने उसको बुलाया, तो वो अभिषेक बनर्जी के सामने क्या करता होगा, पॉलिटिशियंस के सामने, मुख्यमंत्री के सामने कैसे सोचता होगा, आप सोच के देखो। इस मामले में कोर्ट ने उनको साफ कहा कि भैया तुम इस योग्य नहीं हो कि वो सुन सको, तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम इस पर वो इन्वेस्टिगेशन कर सको। हालांकि डिप्टी सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी प्रेजेंट हुए और उन्होंने ये बात कही कि साहब कॉन्फिडेंस इनका आपके सामने नहीं हो पा रहा, मैं सब बातें बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जब मेरे सामने कॉन्फिडेंस नहीं तो ये क्या, ही लॉस्ट द कॉन्फिडेंस। कोर्ट ने कहा कि अगर ये कॉन्फिडेंस खो बैठे हैं तो इनको चले जाना चाहिए, किसी और को इनके स्थान पर आना चाहिए जो कि इन्वेस्टिगेशन करे, इनके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है। हालांकि सीनियर एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कोर्ट के सामने कि ईडी ने नोटिस इशू करा। अब देखो बड़ी गंभीर बात है, ईडी ने नोटिस इशू किया हुआ है, अभिषेक बनर्जी को बुलाया हुआ है, अभिषेक बनर्जी ने अपीयर होने के बजाय 3 अक्टूबर को उनको अपीयर होना था, अपीयर होने की बजाय ट्विटर पर सूचना दी कि मेरा एक पॉलिटिकल कार्यक्रम लगा हुआ है इसलिए मैं नहीं आ सकता और कोई मुझे ला नहीं सकता। ये बात गंभीर है कि ईडी के नोटिस पर जो उनको जवाब देना था उस पर अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं मेरा पॉलिटिकल कार्यक्रम लगा हुआ है और कोई मुझे बुला नहीं सकता, कि कोई मुझे वहां ऐसा कर नहीं सकता। नो वन कैन स्टॉप हिम, और उनको वहां जाने से कोई रोक नहीं सकता, ऐसा उन्होंने कहा। और मैं अपीयर नहीं होने वाला हूं। ईडी ने जो सम्मान, मतलब इतनी इंसल्ट भरी बातें उन्होंने ईडी के लिए कही। ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जब ये सब बातें कहीं तो ऑनरेबल जस्टिस सिन्हा ने ये कहा कि भाई ईडी के डायरेक्टर में जब इतना दम ही नहीं है तो क्या ईडी के जो अधिकारी हैं इनमें इतना दम ही नहीं है तो ये क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसलिए उन्होंने ईडी के डायरेक्टर को, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर को लिखा है कि ये जो सब चल रहा है इसकी वजह से जांच में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, जांच मंदी नहीं पड़नी चाहिए, और आप इस अधिकारी को जो कि इसको कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक अकाउंट नंबर नहीं ढूंढ पाया किसी व्यक्ति का, ये उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करना ही नहीं चाहता, ये वहां कोई काम ही नहीं करना चाहता, ऐसे अधिकारी को क्यों अपॉइंट किया गया है, ही इज इनकॉम्पिटेंट। जीवन भर के लिए दाग लग गया है कि मिथिलेश मिश्रा इनकॉम्पिटेंट हैं, उनके पास कॉम्पिटेंसी ही नहीं है कि वो मामलों की इंक्वायरी कर सके, इन्वेस्टिगेशन कर सके। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन जारी कर दिया कि 10 अक्टूबर को ये जो अभी तक जो कुछ हुआ है उसकी कॉन्क्रीट प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करें और इस अधिकारी की बजाय किसी और को इन्वेस्टिगेशन सौंप दें, और इन्वेस्टिगेशन दूसरे किसी और को सौंपने के बाद मेरे पास आएं और बताएं कि आपने अभी तक इस मामले में क्या किया। ये इतना बड़ा स्कैम है और उस स्कैम में जो अधिकारी अपॉइंटेड है वो अधिकारी इनकॉम्पिटेंट है, इसलिए उस अधिकारी को मैं आपको ये आग्रह या आदेश देती हूँ कि आप इनको बदल दीजिए और 10 अक्टूबर को मेरी अदालत में इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लगाइए कि अभी तक कहाँ पहुँचा है। आप सोचिए कि एक तरफ मद्रास में क्या हुआ
और दूसरी तरफ कोलकाता में क्या चल रहा है। इत्तेफाक भी हो सकते हैं ये, और प्रश्न तो बनते हैं, लोग प्रश्न खड़े कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।